Back to our channel, that is Study with Entomologist. So today we will continue the biological control part 3. As we already discussed about the history, it means the major event of the history of the biological control. Later on we will also see the other important points related to the history, but for today video we are going to see some concept related to the biological control. So we know that biological control is the utilization of organism for the control of population densities of the animal and the plants that will come under the biological control. Basically, biological control have three objectives. What are those three objectives? The first objective is reduction. It means through these biological control agents, we have to reduce the level of pest populations, and at that level that should be not a pest problem, considering at least for a longer period of time in a cropping seasons it should not be considered as a pest. So reductions means decreasing the level of pest population. Then second objective is prevention. Preventions means utilization of natural enemy before the pest reaches a threshold. So before reaching the threshold or ETL, we have to manage pest through these natural agents. It's come under the prevention. And the third and most important is delay. Delay means pest populations will eventually build up to a level that is very high, but it occurs at a time when the species is no longer considered as a पेस्ट. तो हमें उसके क्या करना है, जो ETL के लेवल का पहुंचने का टाइम है उसको हमें डिले करवाना है. ठीक है, वो जो आएगा वो डिले वाले ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आएगा. तो ये तीन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बायो कंट्रोल के हैं, रिडक्शन, प्रिवेंशन एंड द डिले. दूसरा कि क्या जब हमने किसी नेचुरल एनिमल को फील्ड में छोड़ा किसी पेस्ट पॉपुलेशंस के ऊपर तो उसने कैसा रिजल्ट दिखाया. ऑन द बेसिस ऑफ दैट बायो कंट्रोल को क्या किया गया है, कैटेगराइजेशन किया है. कैटेगराइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट. तो ये तीन टाइप का होता है. पहला आता है यहाँ पे कंप्लीट बायोलॉजिकल कंट्रोल. कंप्लीट बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब है कि सिर्फ हमने क्या करे, नेचुरल एनिमीज को फील्ड में छोड़ा है और इस नेचुरल एनिमीज ने ही क्या कर दिया है, 100% हमारी पेस्ट पॉपुलेशन को रिड्यूस कर दिया है और कंट्रोल कर दिया है. इसको कहा जाता है कंप्लीट बायोलॉजिकल कंट्रोल. मतलब हमें बाकी अदर कोई भी टैक्टिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है इस पेस्ट पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए. ठीक है, इसको कहते हैं कंप्लीट. लाइक इसका एग्जांपल क्या है, जितने भी हमने क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल के एग्जांपल पढ़े वो सारे कंप्लीट बायोलॉजिकल कंट्रोल के एग्जांपल है. तो फेमस एग्जांपल क्या आ गया, जो हमारा रोडोलिया कार्डिनलिस है, ने किसको कंट्रोल किया था, आइसेरिया परचेजी को जो कंट्रोल किया था. ये इसका सबसे फेमस एग्जांपल है कंप्लीट बायोलॉजिकल कंट्रोल का. ठीक है, दूसरा हो सकता है सब्सटेंशियल. सब्सटेंशियल का मतलब होता है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल तो प्राइमरी है. ठीक है, यूज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल इज प्राइमरी, बट इसके साथ हमें क्या लगानी पड़ेंगी, अदर टैक्टिक्स भी लगानी पड़ेंगी. टू कंट्रोल दैट पेस्ट इट कम्स अंडर द सब्सटेंशियल. ठीक है, देन तीसरा आता है हमारा क्या, पार्शियल. अब नाम से ही पता चल रहा है पार्शियल. पार्शियल मीन्स बायोलॉजिकल कंट्रोल यहाँ पे इफेक्ट ही नहीं दिखाएगा, हमें क्या करने पड़ेंगे, अदर टैक्टिक्स लगाने पड़ेंगे. लेकिन देन सब्सटेंशियल और पार्शियल में क्या डिफरेंस है कि अदर टैक्टिक्स में यहाँ पे इंसेक्टिसाइड का जो स्प्रे होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है.
ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल से भी ज़्यादा यहाँ पे क्या चाहिए, इंसेक्टिसाइड का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको पार्शियल कहते हैं। सब्सटेंशियल में बायोलॉजिकल कंट्रोल चाहिए ही चाहिए, प्लस उसके साथ तुम अदर लगाओगे तो पेस्ट का रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन जो कंप्लीट वाला है उसमें जो कंप्लीट अचीवमेंट किया जाता है थ्रू बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ही किया जाता है, ठीक है। ये 3 डिफरेंस होते हैं, ये 3 कैटेगरी होती है किसी भी बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोग्राम की, कंप्लीट, सब्सटेंशियल एंड द पार्शियल, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोलता है कि हमारे जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स होने चाहिए या फिर जो नेचुरल एनिमीज होने चाहिए, उनकी कुछ हमारे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ उनके करेक्टर्स होने चाहिए गुड नेचुरल एनिमी के, ठीक है। एट्रीब्यूट्स ऑफ इफेक्टिव नेचुरल एनिमी हम कहेंगे। तो पहला एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, इसके पास हाई सर्चिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। हाई सर्चिंग कैपेसिटी का मतलब कि ये अपने होस्ट के लिए क्या होना चाहिए, बहुत इजीली सर्च कर जाए पूरे फील्ड में। दूसरा, स्पेसिफिसिटी होना चाहिए, हाई होस्ट स्पेसिफिसिटी, मतलब कि इसकी नैरो रेंज होनी चाहिए होस्ट के लिए, ठीक है। ब्रॉड रेंज के नेचुरल एनिमी इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं जितने कि नैरो रेंज के। तीसरा, नेचुरल एनिमी की क्या होनी चाहिए, शॉर्ट लाइफ साइकिल होनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, अपने जनरेशन्स को बढ़ा सके और पॉपुलेशन को भी बढ़ाए वहाँ फील्ड में। हाई फिकंड होना चाहिए, नंबर ऑफ जो लेंग्स होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एंड ईजी टू कल्चर इन लेबोरेटरी होना चाहिए फॉर मास रेयरिंग और अदर स्टडीज़, ठीक है, लेबोरेटरीज। और क्या होना चाहिए, उनमें एब्सेंस ऑफ सुपर पैरासिटिज्म और मल्टी पैरासिटिज्म। सुपर पैरासिटिज्म और मल्टी पैरासिटिज्म क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम पैरासिटॉइड्स का क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे, पर अभी के लिए हमें इतना याद रखना है कि किसी भी इफेक्टिव नेचुरल एनिमी के लिए क्या होना चाहिए कि वो नेचुरल एनिमी होना चाहिए जिसके सुपर पैरासाइट प्रेजेंट ना हो या फिर जो मल्टीपल पैरासिटिज्म में बिलीव ना करता हो, ठीक है। ऐसे वाले जो नेचुरल एनिमीज होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। नाउ देयर आर सम थ्योरीज रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो पहली थ्योरी क्या बोलती है, पहली थ्योरी है आइलैंड थ्योरी। आइलैंड थ्योरी प्रपोज्ड बाय एम्स। एम्स ने क्या कहा कि जब उन्होंने ये थ्योरी दी, उन्होंने कहा जो 67% ऑफ बायो कंट्रोल सक्सेस मिल रही है वो हमें क्या मिलती है, आइलैंड की कंडीशंस में मिलती है। कि आइलैंड की अगर कोई भी कंडीशंस है तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, 67% बायो कंट्रोल सक्सेस मिलती है। यहाँ पे इतनी सक्सेस को हम होप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी आती है हमारी सीक्वेंस थ्योरी गिवन बाय होवार्ड एंड फिस्के। होवार्ड एंड फिस्के इन 1911। तो अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी, control of insect would be inefficient if only one development species of pest species was attacked। sequential theory मतलब कि जो हमारा नेचुरल एनिमी होंगे उनको क्या करना चाहिए, पेस्ट की स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, तो हर स्टेज के लिए क्या होने चाहिए, हमारे पास नेचुरल एनिमीज होने चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल थ्योरी। कि हमने सिर्फ एक वीक लिंकेज को माना और सिर्फ उसी पे अटैक करते गए तो हो सकता है कि जो हमारी अदर स्टेजेस हैं जो वीक नहीं है वो क्या कर जाए, वहाँ पे सर्वाइव कर जाए और पॉपुलेशंस को बिल्डअप करें। तो हमारे पास हमेशा नेचुरल एनिमीज़ के ऐसे ऑप्शन होने चाहिए जो क्या करते हो, हर एक स्टेज पे फीड करते हो, ठीक है। सो बायो कंट्रोल शुड बी अचीव थ्रू अ वेराइटी ऑफ नेचुरल एनिमीज अटैकिंग सेवरल डेवलपमेंटल स्टेज। कोई स्टेज फर्स्ट को खाए, दूसरा नेचुरल एनिमी हो, शायद वो सेकेंड इंस्टार के लिए बहुत अच्छा काम करता हो, कोई और हो वो एडल्ट पे फीड करता हो, कोई और नेचुरल एनिमी हो प्यूपल कंडीशंस पे फीड करता हो। तो हमारे पास क्या होने चाहिए, डिफरेंट स्टेजेस को फीड करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के क्या होने चाहिए, नेचुरल एनिमीज होने चाहिए, ठीक हो गया। तो ये होती है तुम्हारी सीक्वेंशियल थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। देन तीसरी थ्योरी एंड द इम्पॉर्टेंट थ्योरी है इसकी टाइम फैक्टर थ्योरी, ठीक है। ये कभी कभी ये पूछ लेता है इसका टाइम पीरियड, टाइम फैक्टर थ्योरी।
Time factor is given by Curtis P. Clausen in 1911. In 1951, in this theory, he suggests that if a natural enemy is effective, it must show evidence of control at the point of release within a period of 3 host generation और 3 years. तो जो बायो कंट्रोल होना चाहिए वो कितने में होना चाहिए, या तो 3 होस्ट जनरेशन में हो जाए, अदरवाइज जब उसको रिलीज किया गया तो उसके विद इन 3 ईयर्स क्या हो जाना चाहिए, इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स, या हमें रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाने चाहिए कि हाँ ये क्या कर रहा है, नेचुरल एनिमी को सप्रेस कर रहा है. तो ये जो टाइम पीरियड है ये पर्टिकुलर, ये एवरी नेचुरल एनिमी के लिए क्या है, एप्लीकेबल है. अगर किसी ने 3 साल में या फिर 3 होस्ट जनरेशन में अपना इफेक्ट दिखाया तो वो हमारे लिए इफेक्टिव नेचुरल एनिमी होगा. अगर वो नहीं दिखा पा रहा है, ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तब हम उसको क्या कहते हैं, अनइफेक्टिव कहा जाता है. ठीक है. लेकिन इस चीज के, इस थ्योरी के 2 एक्सेप्शन निकले धीरे धीरे. तो पहला एक्सेप्शन कौन है, ये है हमारा गोनियोप्टेरस स्क्यूटुलारिस. गोनियोप्टेरस स्क्यूटुलारिस, बेसिकली इट इज अ यूकेलिप्टस स्नाउट बीटल. और दूसरा है माइमेरिड एग पैरासिटॉइड, जिसका नाम क्या है, एनाफोइडिया निटेंस. ठीक है. ये जो 2 हैं, ये दोनों इस थ्योरी के एक्सेप्शंस थे, क्योंकि ये क्या करते हैं, मोर देन 25 ईयर्स क्या थी इनकी सक्सेस के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं. इन दोनों का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 25 ईयर्स है. इसको याद रखना. टाइम फैक्टर थ्योरी बोलती है 3 ईयर्स या 3 जनरेशंस, लेकिन जो तुम्हारे 2 हैं, गोनियोप्टेरस और जो एनाफोइडा निटेंस हैं, इन दोनों के लिए क्या लगता है, 25 ईयर्स रिक्वायर्ड होता है टू कंट्रोल सक्सेसफुली द पेस्ट. ठीक है. अगर कोई भी पैरासिटॉइड या प्रेडेटर जो है तुम्हारा, वो क्या नहीं करता है, 3 सालों के अंदर अगर उसको कंट्रोल नहीं करता है तो उसका जो कल्चर होता है या फिर उसकी जो रेयरिंग होती है, उसकी जो इफेक्ट होते हैं, उनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है. ठीक है. और डिसकंटिन्यू करने के साथ ही वो एज अ इफेक्टिव बायोलॉजिकल कंट्रोल का जो टैग होता है उसको भी खत्म कर दिया जाता है. तो इसको कहते हैं टाइम फैक्टर थ्योरी. रिमेंबर इट, गिवन बाय द कर्टिस पी क्लॉजन. नाउ देयर आर 3 टेक्निक्स ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल. Now we have to learn about the techniques of biological control. तो पहली तो हमने पढ़ ली थी क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल कल की वीडियो में. सो क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब हम कहीं एक्जॉटिक पेस्ट को लेके आ रहे हैं, और एक्जॉटिक हम क्या लेके आ रहे हैं, नेचुरल एनिमी भी लेके आ रहे हैं. तो इस टाइप का जो एसोसिएशन होता है, क्लोज एसोसिएशन में वो दोनों बोथ उस कंट्री में थे और वहाँ से किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इसको कहा जाता है क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल. ये हमने पढ़ लिया है. दूसरा आता है ऑग्यूमेंटेटिव बायोलॉजिकल कंट्रोल. सो ऑग्यूमेंटेटिव बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब द एफर्ट टू इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज इधर बाय प्रोपगेशन और रिलीज और इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन. ठीक है. तो इसमें क्या करना है, हमें नेचुरल एनिमी की पॉपुलेशंस को ही इंक्रीज करना है बाय प्रोपगेशन से, रिलीज करके, और अदरवाइज समहाउ हमने क्या किया, इन्वायरमेंट मैनिपुलेट किया वहाँ पे अकॉर्डिंग टू अपने नेचुरल एनिमी. तो इसको क्या कहा जाता है, ऑग्यूमेंटेशन कहा जाता है. क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल और ऑग्यूमेंटेशन के बीच क्या डिफरेंस है, क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम कहीं से इंपोर्ट करवा के लाते हैं, जबकि ऑग्यूमेंटेशंस में क्या होता है, सिर्फ जो हमारे नेटिव पेस्ट होते हैं उनके लिए ही इनकी मास रेयरिंग, इनका रिलीज, इनका जो कुछ भी करना है वो नेटिव पेस्ट का ही किया जाता है. तो वो सब आता है ऑग्यूमेंटेटिव बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर. अब ऑग्यूमेंटेशन भी 2 टाइप का होता है. ठीक है. पहला होता है इनोकुलेशन, दूसरा होता है इनंडेशन.
इनोकुलेशन रिलीज एंड इंडेंटेशंस रिलीज। सो इनोकुलेट मतलब कहीं पे हमने उसको रखा, वो अब नंबर बढ़ाएगा 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 बढ़ाएगा, उसी को हम इनोकुलेशन कहते हैं। सो इट इज़ इनफ्रीक्वेंटली। क्यों इनफ्रीक्वेंटली है? क्योंकि हमें क्या देना है, पहले नेचुरल एनिमी को इस्टेब्लिश होने देना है, और इनफ्रीक्वेंटली इसलिए किया जाता है ताकि जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको रीस्टैब्लिश कर पाएँ, इसके लिए इनोकुलेटिव कंट्रोल होता है। और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा कंट्रोल होगा वो प्रोजेनी के थ्रू होगा, या फिर जो हमारी सब्सिक्वेंट जनरेशन आ रही है नेचुरल एनिमी की, वो क्या करेंगे, हमारी पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, सपोज दैट अभी मैंने कोई नेचुरल एनिमी रिलीज़ किया, तो मैं इससे कंट्रोल एक्सपेक्ट नहीं करूँगी। ठीक है, मैं क्या करूँगी कि ये इसको वहाँ पे मल्टीप्लाई होने दूंगी, इस्टेब्लिश होने दूंगी, प्रोजेनी होगी, और जो इसकी प्रोजेनी होगी वो क्या करेगी, पेस्ट कंट्रोल करेगी। ठीक हो गया, तो इसको कहते हैं इनोकुलेटिव कंट्रोल। ठीक, देन दूसरा है हमारा इनअंडेटिव रिलीज। इनअंडेटिव रिलीज में क्या होता है, यहाँ पे मास कल्चर होता है, जो मास कल्चर होता है, और फिर यहाँ पे नेचुरल एनिमी को क्या किया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है इन द फील्ड कंडीशंस। और ये रिलीज़ जो होता है ये कैसा होता है, फ्रीक्वेंट होता है। ठीक है, बार बार हमें करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो उसकी पॉपुलेशन बिल्डअप है हमें उसके मतलब नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तुरंत उसका क्या चाहिए, सप्रेशन चाहिए। इमीडिएट हमें उसका क्या चाहिए होता है, सप्रेशन चाहिए होता है। तो हम बहुत लार्ज नंबर में नेचुरल एनिमी को रिलीज़ कर देते हैं, और जैसे ही हमें लगता है कि नेचुरल एनिमी की पॉपुलेशन कम हो रही है, पेस्ट बढ़ता जा रहा है, दोबारा हमें करना होता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट क्या होते हैं, नेचुरल एनिमी को यहाँ पे फेंका जाता है। तो ये इसका मेन एम जो है यहाँ पे है कि हम क्या करें, पेस्ट की जीईपी को कम करें, और जो वो ETL EL लेवल पहुँच रहे हैं उसको हम एक्सटेंड कर दें। लेकिन परमानेंटली पेस्ट को ख़त्म करना या परमानेंटली पेस्ट की जीईपी को रिड्यूस करना, ये एम नहीं है। एम क्या है, सिर्फ इमीडिएट सप्रेशन है इसका एम। जबकि अगर हम इनोकुलेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, परमानेंट सप्रेशन यहाँ पे हमारा एम होता है। तो इन दो बातों को याद रखना। इनोकुलेटिव में प्रोजेनी से लिया जाता है कंट्रोल, और इनअंडेटिव में जो सेल्फ नेचुरल एनिमी रिलीज किया जा रहा है उसी से कंट्रोल किया जाएगा। ये परमानेंट सप्रेशन के लिए किया जाता है, जबकि अगर हमें इमीडिएट सप्रेशन चाहिए तो उसके लिए हमें मास में उनको क्या करना होता है, रिलीज़ करना होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप्स होते हैं हमारे ऑगमेंटेशंस के। देन जो हमारा तीसरा आता है, तो हमारा तीसरा क्या होता है, कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन थर्ड टेक्निक है हमारी बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो थर्ड टेक्निक क्या हुई, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में ना ही मास रेयरिंग की जाती है, ना ही इंट्रोडक्शन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, सिर्फ जो हमारा नेचुरल एनिमी प्रेजेंट है फील्ड में उसको ही कंजर्व करके रखा जाता है थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे हैबिटेट मैनिपुलेशन किया जाता है। हैबिटेट मैनिपुलेशन का मतलब ट्रैप क्रॉप लगा दी, फ्लावर्स क्रॉप लगा दी, थोड़ा बहुत वीट के प्लांट छोड़ दिया वहाँ पे, या फिर अदर क्रॉप्स लगा दी। कुछ ऐसा तरीका जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने नेचुरल एनिमी की पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं फील्ड में ही। तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। बेसिकली सबसे सिंपल होता है कंजर्वेशन। तो अब तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल, ऑगमेंटेटिव और द कंजर्वेशन। तो क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, देन इंट्रोडक्शन होता है, फिर रिलीज होता है एक्जॉटिक पेस्ट के लिए। जबकि ऑगमेंटेशंस में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेटिव पेस्ट होता है बाय द रेयरिंग एंड रिलीज बाय द टाइमली। कंजर्वेशन में ना रेयरिंग होगी ना रिलीज होगा, जस्ट क्या होंगे, जो भी तुम्हारा इंट्रोड्यूस्ड है या फिर ऑगमेंटेटिव है उन नेचुरल एनिमीज को हमें क्या करना होता है, कंजर्व करना होता है। ठीक है, क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल के एजेंट्स अगर एक बार आ गए तो हमें उन्हीं से क्या करना होता है, परमानेंटली इस्टेब्लिशमेंट करवाना होता है उनका। जबकि ऑगमेंटेशंस में बार 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 उनका रिलीज करवाना होता है ना। और कंजर्वेशन में तो क्योंकि CBC और ऑगमेंटेशंस दोनों इसी के अंदर आते हैं, तो जो उनकी ज़रूरत है वो कंजर्वेशन की ज़रूरतें बन जाती है। क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल को हम लॉन्ग टर्म के लिए लेके आते हैं,
ऑग्यूमेंटेशंस का मोस्टली एनुअल इफेक्ट, मतलब जो हमारा क्रॉप सीजन है उसमें हमारा निकल जाए वो होता है। और कंजर्वेशन में क्या होता है, हर टाइम हैबिटेट मैनिपुलेट करता रहना है हमें जो भी हमारी क्रॉप लगेगी, ठीक। तो क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल में जीईपी अल्टर्ड की जाती है परमानेंटली। ऑग्यूमेंटेशंस में जीईपी अल्टर्ड होती है लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, तो लॉन्ग टर्म में इसका मतलब लॉन्ग टर्म में तो कुछ चेंज होता नहीं, इसका मतलब सिर्फ टेम्पररी इंटरवेंशन से ही जीईपी कम होती है। तो इसका मतलब जीईपी में हम क्या नहीं डाल रहे हैं, लॉन्ग टर्म में कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। और कंजर्वेशन अगर तुमने ऑग्यूमेंट किया होगा तो उस टाइप से जीईपी, अगर हमने क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल किया होगा तो उस टाइप से जीईपी आ जाएगी, ठीक है। क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है परमानेंट के लिए, और हमारा जो ऑग्यूमेंटेटिव होता है वो हमारा टेम्पररी के लिए होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो हमें याद करने होते हैं या फिर हमें पता होने चाहिए ऑग्यूमेंटेशंस और द क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल के कंसेप्ट के लिए। बट द मेजर कंसेप्ट इज वो एक्जॉटिक होता है और ऑग्यूमेंटेटिव इसके लिए होता है, नेटिव पेस्ट के लिए होता है। यही इन दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस है, ठीक है। सो the next part of the biological control we will continue in the next video. If you liking it, please like, share and subscribe, and comment also if you have any kind of doubt related to any topic. We will try to solve it. Thank you for watching.